नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राहुल सवर्णा जीएस पर। साथियों, एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं वो लगातार आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यदि आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती में चाहते हैं 100% आपको सफलता मिले तो आप मेरी इस क्लास को जरूर रिवीजन कीजिए, जरूर पूरी तरीके से हर क्वेश्चंस को देखिए और अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। तो चलते हम लोग क्वेश्चन की दुनिया में। चाहे आप क्लास 1 to 5 का एग्जाम दे रहे हो या 6 to 8, ये क्लास 1 से 8 तक के किसी भी एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगी। उसी हिसाब से एनसीईआरटी और एससीईआरटी के क्वेश्चंस का वर्ड का इस पे कलेक्शन किया गया है ताकि कोई भी वर्ड भी आपके एग्जाम में इससे डिफर ना हो। आपको शब्द से ही, क्वेश्चन से ही ऐसा लग रहा होगा कि ये सारे सवाल जो हैं ये एनसीईआरटी में ही इस वर्ड का प्रयोग आप देख सकते हैं। तो एनसीईआरटी के 100% सवाल जो हैं वो आपको यहां पर मिलेगा। तो इसलिए आप लोग लगातार इस सेशन को देखेंगे, अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट भी करेंगे, इसको शेयर भी करेंगे और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आप हर दिन हमारी सेशन को प्यार दे सकें, हर दिन आप जुड़ सकें और अपने सपनों को साकार कर सकें। तो आइए दोस्त देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि कंकाल के हुए हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वो कौन है। यानी ये सवाल आपसे ये कहा कि कंकाल के उस हिस्से के बारे में आप बताएं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है। जैसे बोन के बारे में आपको पता है कि आपका जो बोन होता है मेरे दोस्ता, ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, अर्थात बोन बहुत ही ज्यादा कड़ा होता है। तो ये कहता है कि हड्डी की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं। कंकाल के इस हिस्से को क्या कहा जाता है? यानी आपके स्केलेटल सिस्टम में ऐसा कौन पार्ट्स है जिसको मोड़ा जा सकता है, अर्थात जो लचीला होता है वो हार्ड नहीं होता है। तो यहां समझेंगे मेरे दोस्त कि आपका जो कंकाल होता है, इस कंकाल के दो पार्ट्स होते हैं। इसमें एक को कहा जाता है हड्डी और दूसरे को कहा जाता है उपास्थि। क्या कहा जाता है मेरे दोस्त, गौर फरमाएंगे। एक को हड्डी कहा जाता है और दूसरे को कहा जाता है उपास्थि। अब यदि मैं आपसे हड्डी की बात करूं तो हड्डी बहुत ही ज्यादा कड़ा होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम फॉस्फेट की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा होता है, इसकी वजह से ये बहुत हार्ड हो जाता है। जबकि आपका उपास्थि, जिसको इंग्लिश में आप कार्टिलेज कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे दोस्त, तो इसको आप कार्टिलेज कहते हैं। ये काफी लचीला होता है, लचीला, ये बहुत ही ज्यादा लचीला होता है और दो हड्डी का जहां ज्वाइंट्स होता है उसी में ये आपको कार्टिलेज पाया जाता है जो काफी ज्यादा लचीला होता है। इसी की वजह से आपका हाथ जो है वो आसानी से मूव कर सकती है। जैसे यहां से आप मूव करना इसको चाहेंगे तो ये नहीं हो पाएगी क्योंकि ये हड्डी है, लेकिन यहां की हड्डी और यहां की हड्डी के बीच में यहां पर क्या रहता है, तो आपका उपास्थि रहता है, अर्थात कार्टिलेज रहता है जो आपके हड्डी के मूवमेंट में सपोर्ट करता है। या यहां की बात करेंगे तो यहां पर कार्टिलेज रहता है जो आपके हैंड को मूवमेंट में क्या करता है, काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। तो इसलिए मेरे दोस्त आपका आंसर, ये जो क्वेश्चन कह रहा था, इसका आंसर उपास्थि अर्थात कार्टिलेज होगा। अब ऑप्शन में था वर्टिब्रेटेड, कार्पल, कार्टिलेज और ऊपरी में से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या बनेगा, तो आपका आंसर यहां ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी आपका आंसर यहां पे कार्टिलेज हो जाएगा, जिसको हिंदी में उपास्थि कहा जाता है। कार्टिलेज का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया लचीली हड्डी। इसका मतलब क्या हो गया मेरे दोस्त, तो इसका मतलब हो गया लचीली हड्डी को ही क्या कहा जाता है, लचीली हड्डी को ही कार्टिलेज के नाम से जाना जाता है। तो आपका मेरे दोस्त आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया बाबू ये पूरी कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन? अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। यदि भारतीय ब्रेड का मतलब जानते क्या होता है, इसका मतलब होता है कशेरुकी। इसको हिंदी में कहा जाता है कशेरुकी। अब कहेंगे सर ये कशेरुकी क्या होता है, तो कशेरुकी का मतलब होता है जिसमें रीढ़ की हड्डी पाया जाता है। जिसमें रीढ़ की हड्डी जो है पाया जाता है वैसे जीव को कशेरुकी के तहत रखा गया। जैसे किसी भी स्तनधारी जीव की बात किया जाता है तो हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, तो कशेरुकी में, इन जिसमें ये हड्डियां जो है रीढ़ की वो आपको पाई जाती है। क्लियर हो गया मेरे दोस्त, कोई कंफ्यूजन? पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना। चलिए अब मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। अगला है कि फफूंदियों में, जिसको आप फंगस कहते हैं, इसको क्या कहते हैं,
तो इसको आप फंगस कहते हैं। तो कहता है फफूंदियों में पोषण की विधि क्या है, अर्थात वो अपने भोजन के रूप में, वो अपने पोषण के रूप में आखिर क्या ग्रहण करते हैं। है परजीवी पोषण, प्राणी संभोजी पोषण, स्वपोषण और मृतोपजीवी पोषण। तो आपका जो फंगस वगैरह है ये मृतोपजीवी पोषण करते हैं। मृतोपजीवी का मतलब होता है मरे हुए जीव को जो भोजन के रूप में ग्रहण करता है। मरे हुए जीव को, सरे गले चीज को, अवशिष्ट चीजों को जो अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। अर्थात फफूंदियां जो है वो क्या है, तो वो आपका मृतोपजीवी पोषण करता है। अब यहां बात करते हैं स्वपोषी पोषण का। स्वपोषी का मतलब होता है जो अपने भोजन के लिए स्वयं पर आश्रित रहता है। जैसे मैं आपसे हरे पेड़ पौधे की बात करूं तो ये क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा कि हरे पेड़ पौधे क्या हैं, वो अपने भोजन के लिए सेल्फ डिपेंडेंट है, यानी वो अपने भोजन के लिए किसी पर भी आश्रित नहीं है, वो सेल्फ डिपेंडेंट है वो, अर्थात वो क्या है, तो वो आपका स्वपोषी है। तो क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि हरे पेड़ पौधे किस श्रेणी में आते हैं। अब ऑप्शन में रहेगा कि परजीवी, प्राणी सदृश प्रपोषण, या फिर स्वपोषण, या मृतोपजीवी, इस टाइप का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, क्लियर हो गया, आपका आंसर हो जाएगा स्वपोषी पोषण। फिर यदि प्राणी संभोजी पोषण की बात करता है तो प्राणियों की तरह जैसे हम और आप हो गए, जो किसी अन्य जीव जंतु पर, पेड़ पौधे पर, अन्य पर अपने भोजन के लिए आश्रित रहते हैं, तो वो आपको प्राणी सदृश पोषण कहलाता है, जिसमें हम सभी जीव जंतु आते हैं। और परजीवी पोषण का मतलब होता है जो अपने पोषण के लिए भी और अपने आवास के लिए भी दूसरे पर निर्भर करता है, वो परजीवी पर पोषण कहलाता है, जिसमें आप जू का नाम ले सकते हैं, नहीं आप जू का नाम ले सकते हैं, आप चिल्लर का नाम ले सकते हैं। ये सब जीव क्या है, ये सब अपना पोषण जो है, ये पोषण भी दूसरे जीव पर करता है और उसी पर अपना आश्रय अर्थात अपना घर भी बनाता है। तो इस तरीके से अब इससे संबंधित कोई भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो आप 100% बना दोगे, पक्का ना? एकदम आप लोग लगातार जो है, दिल करे तो जरूर आप कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आपको लगता है कि ये प्रश्न हम आपको समझा दिए, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपको ये सेशन शेयर करनी चाहिए, अपने दोस्तों के बीच में लाइक करनी चाहिए, कमेंट करनी चाहिए, ताकि आपके दोस्त भी इस सेशन को देख सके और उसे भी फायदा मिल सके, और आपका जो ये अपना यूट्यूब चैनल राहुल सवर्णा जीएस है, और इस चैनल को भी फायदा मिल सके। क्लियर भाई? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला कहता है सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। आपको पता है मेरे दोस्त, ये पेनिसिलिन जो है ये एक प्रतिजैविक औषधि है। ये पेनिसिलिन क्या है, तो ये आपका प्रतिजैविक औषधि, ये आपका एंटीबायोटिक ड्रग्स है। और ये जो आपका एंटीबायोटिक ड्रग्स है, इसका खोज जानते किसने किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये जो आपका पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ड्रग्स है, ये तैयार किससे होता है पता है, ये आपको कवक से तैयार होता है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलिन किससे तैयार किया गया, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, कवक। अब ऑप्शन में एक शैवाल से, एक बैक्टीरिया से, एक फंगस से और कृत्रिम संश्लेषित विधि से, तो आपका आंसर क्या होगा, एक फंगस से अर्थात एक कवक से। क्योंकि कवक को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, फफूंदी, अर्थात इसी को इंग्लिश में फंगस कहा जाता है। अर्थात ये किससे तैयार होता है, तो एक कवक से यानी एक फंगस से ये तैयार होता है। फिर यदि मैं आपसे बात करूं कि कभी कभी थोड़ा सा डेप्थ में जब जाती है तो एक सवाल और यहां से आपका बनता है। वो सवाल है कि आखिर पेनिसिलिन जो है इसका खोज किसने किया, तो ध्यान देंगे इसका खोज जो है वो आपको फ्लेमिंग के द्वारा, किसके द्वारा भाई, फ्लेमिंग के द्वारा इसका खोज किया गया। क्वेश्चन पूछेगा कि पेनिसिलिन के खोजकर्ता किसे माना जाता है, तो आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को माना जाता है। और सबसे पहले पूरी दुनिया में एंटीबायोटिक ड्रग्स जो है, प्रतिजैविक औषधि जो है, इसे बनाने का काम जो है पेनिसिलिन के रूप में जो है ये आपको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ही किया था। इससे भी थोड़ा डेप्थ में एक सवाल होती है, ये आपका तीसरा सवाल था। चौथा सवाल यहां से एक और बनता है कि पेनिसिलिन किससे तैयार किया गया है, यानी कौन ऐसी फंगस है, कौन ऐसा कवक है जिससे पेनिसिलिन को तैयार किया गया। तो मेरे दोस्त याद रखना, उस कवक का नाम है पेनिसिलिनियम, पेनिसिलिनियम।
यानी पेनिसिलिनियम नाम का एक कवक है, पेनिसिलिनियम नाम का एक फंगस है, जिससे आपको पेनिसिलिन नाम का एंटीबायोटिक ड्रग्स तैयार किया गया। तो आपका आंसर यहां से क्लियर हो गया। बाकी आप बहुत सारी चीजें जो आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, ये सारी चीजें आपका क्लियर हो गया। कोई कंफ्यूजन बाबू? चलिए तो एकदम आप लोग लगातार आंसर, यदि आपको पता है तो आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो आप आंसर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि आपके अंदर की कॉन्फिडेंस बढ़ सके, और अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी इस सेशन को जरूर कीजिए। अगला है कि ब्रायोफाइट में होते हैं। सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि सर ये ब्रायोफाइटा होता क्या है। तो इसको हिंदी में कहा जाता है उभयचर। हिंदी में कहा जाता है उभयचर प्लांट जो है, यानी उभयचर पौधे जो हैं, इसको हम लोग ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखते हैं। अब इसका मतलब होता है जो जल में भी रह सकता है और जो आपका स्थल पर भी रह सकता है। तो जल और स्थल दोनों पर जो रह सकता है वो आपका ब्रायोफाइटा कहलाता है। यानी जो जल में भी रह सकता है और जो आपको स्थल पर भी रह सकता है वो आपका क्या कहलाता है, तो वो आपका उभयचर प्लांट के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन आता है, तो इसमें आपका लिवर बर्ड आता है, लेकिन आपका फर्न नहीं आता है। इसमें मोस आता है, लेकिन आपका फर्न नहीं आता है। यानी इसमें मोस और लिवर बर्ड ये दोनों आता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो मेरे दोस्त आपका आंसर क्या हो गया, तो आपका आंसर सी होगा। यानी मॉस और लिवर बर्ड जो है ये एक उभयचर प्लांट है, ये एक ब्रायोफाइटा ग्रुप में आता है। और इस प्लांट की खासियत क्या है पता है, ये अपने वजन से लगभग 18 गुना ज्यादा जो है ये पानी एब्जॉर्ब करके रखता है। अर्थात यदि एक बार आप इस प्लांट में पानी देते हैं तो कई एक दिनों तक जो है ये नहीं सूखता है, अर्थात इसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। यही वजह है कि यदि आप कुछ हाइब्रिड टाइप के प्लांट्स लगाते हैं तो आप देखे होंगे कि वो जो, या फिर जो कलम बेचने के लिए आता है, प्लांट्स का कलम की बात बोल रहे, लिखने वाले पेन की बात नहीं बाबू, नहीं, जो हाइब्रिड प्लांट्स बेचने आता है तो उस प्लांट्स में देखिएगा मिट्टी जो है उसके ऊपर हरा हरा कलर का कुछ सिहली टाइप का दिखाई पड़ता है, वही मॉस है। क्योंकि उसमें एक बार जब आप पानी दे देंगे तो कई एक दिनों तक जो है उसे पानी की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात मोस और लिवर बर्ड जो है ये जलीय और स्थलीय दोनों प्लांट्स में है। ये कहीं पर भी, जैसे नमी युक्त भूमि है वहां पर भी होता है, पानी में भी डेवलप कर सकता है। अर्थात इसको ब्रायोफाइटा के अंतर्गत रखा गया है। तो आपका ये उभयचर प्लांट हो गया। यदि मैं आपसे फर्न की बात करता हूं तो ये आपको टेरिडोफाइटा में आता है। ये फर्न किस में आता है, तो ये आपका टेरिडोफाइटा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा कि निम्नलिखित में से टेरिडोफाइटा में कौन आता है, तो आंसर याद रखना आपका फर्न जो है ये टेरिडोफाइटा में आता। जैसे ही ब्रायोफाइटा का था, कभी आपसे टेरिडोफाइटा के बारे में और कभी आपसे थाइलोफाइटा के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो नोट करके अपने दिमाग में रखेंगे। यदि थाइलोफाइटा की बात करता है कि बताइए कि थाइलोफाइटा ग्रुप जो है, इस थाइलोफाइटा में कौन आता है, तो नाम याद रखना है। थाइलोफाइटा में आपका कवक आ जाता है। थाइलोफाइटा जो है इसमें आपको शैवाल आ जाता है। तो कवक की बात करेगा, शैवाल की बात करेगा, लाइकेन की बात करेगा, ये सब किसमें आता है, तो ये सब आपको थाइलोफाइटा ग्रुप में आता है। कौन कौन भाई, तो कवक हो गया, शैवाल हो गया, लाइकेन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आता है, तो ये सब आपको थाइलोफाइटा के अंतर्गत आता है। क्लियर बाबू? तो ब्रायोफाइटा, थाइलोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सारा क्लियर हो गया। और इन सब की एक खासियत क्या है कि इसमें जड़, तना और पत्ती विभाजित नहीं होता है। इसमें आपको कौन जड़ है, कौन तना है, कौन पत्ती है, पता ही नहीं चलता है। इसको अनावृतबीजी के नाम से जाना जाता है। क्लियर भाई? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। कोई कंफ्यूज बाबू? एकदम इसी तरह से लगातार एक एक प्रश्न को आप गौर से देखते जाइए, ना जाने कौन प्रश्न, कौन पॉइंट आपके जीवन में 4 चांद लगा दे, आपका रिजल्ट करवा दे। इसलिए एक एक प्रश्न को बढ़िया से आप लोग देखते जाइएगा। अगला, हीरोइन जो है ये उत्पन्न करने वाले पौधे का नाम क्या है? अब अफीम है, तंबाकू है, धतूरा है, भांग है। तो ध्यान देंगे, ये हीरोइन जो है ये आपका अफीम जो है यही पौधा उत्पन्न करता है। कौन भाई?
अफीम पौधा जो है, और ये बहुत ही ज्यादा नशीला होता है। जैसे गांजा, भांग, ये सब नाम जो आप सुने हैं, इससे कई गुना ज्यादा जो है यह आपका नशीला पदार्थ में हीरोइन का नाम आता है, जो आपका अफीम पॉपी जो है इसी से उत्पन्न होता है। बाकी तंबाकू, धतूरा, भांग ये सब आप देखे भी होंगे, ये जनरली हम लोगों के घर के आसपास वगैरह भी ये सब चीज देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग तंबाकू, धतूरा, भांग जो है ये सब खाने का काम करते हैं। लोग थोड़ा नॉर्मल नशा करना जो चाहते हैं वह इसी सब का प्रयोग करते हैं। क्लियर भाई। अगला है, निम्नलिखित में से संवहनीय पौधा को चुनिए। काई हो गया, लिबरबर्ट हो गया, बड़ी बीनले हो गया, संकली हो गया और फर्न हो गया। तो ध्यान देना, ये कहता है संवहनीय पौधा। संवहनीय पौधा मतलब समझते हैं, संवहनीय पौधा का मतलब होता है एक वैसा प्लांट जिसमें आपका जाइलम और फ्लोएम हो। तो जाइलम और फ्लोएम जो उसमें होता है जिसमें आपको तना रहता है, अर्थात आपका ये फर्न जो है ये टेरिडोफाइटा में आता है। इसमें संवहनीय पौधा है, इसमें आपका जाइलम और फ्लोएम जो है ये पाया जाता है। यानी इसमें आपका जाइलम की बात करेगा, इसमें यदि आपसे फ्लोएम की बात करेगा तो ये जाइलम और फ्लोएम जो है ये आपको फर्न में पाया जाता है। और ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपको टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है। क्लियर बाबू, कोई कंफ्यूजन? चलिए अगला प्रश्न है, कीट जल सतह पर दौड़ने के में सक्षम होता है, ऐसा क्यों होता है? कीट तैर सकते हैं, कीट का भार कम होता है, पृष्ठ तनाव जल सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बनाए रखता है और उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब क्वेश्चन को समझेंगे। कहता है कीट जल की सतह पर दौड़ने में सक्षम होता है, ऐसा क्यों होता है? जनरली आप देखे होंगे कि कीड़ा मकोड़ा जो है वो जल की सतहों पर जो है वो आराम से क्या करता है, वो दौड़ सकता है, आराम से चल सकता है। क्यों? क्योंकि आपका जल जो है इसमें एक विशेष गुण होता है, जिस गुण को क्या कहा जाता है? पृष्ठ तनाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इस गुण को पृष्ठ तनाव अर्थात सरफेस टेंशन कहा जाता है। और इस पृष्ठ तनाव गुण के कारण, इस सरफेस टेंशन गुण के कारण क्या है, जल की ऊपरी सतह जो होती है वो हमेशा एक झिल्ली नुमा संरचना बनाए रखती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर आराम से कीड़े मकोड़े दौड़ सकते हैं, चल सकते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? पृष्ठ तनाव जल सतह को क्या करती है? एक लचीली झिल्ली नुमा संरचना बना देती है। किस गुण की वजह से? तो सरफेस टेंशन की वजह से। याद रखिएगा, सरफेस टेंशन की वजह से इस तरह की बातें होती है। इसलिए आपका आंसर क्या बनेगा? तो आपका आंसर जो बनेगा यहां से ऑप्शन नंबर सी बनेगा। पृष्ठ तनाव जल की सतह को एक लचीली झिल्ली के समान बना देती है, इसलिए कीड़े मकोड़े आसानी से चल पाते। क्लियर भाई? चलिए, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि इंसुलिन प्राप्त होता है अदरक से। अदरक से ध्यान रखना है, डहेलिया की जड़ से, बलसम पुष्प से और आलू से। तो ध्यान देगा, ये इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन एक क्या है? तो आपका एक हार्मोन है। इंसुलिन जो है ये एक प्रकार का हार्मोन है, और इसकी कमी जब किसी व्यक्ति के बॉडी में होती है तो इसकी कमी से एक बहुत खतरनाक बीमारी होता है, जिसको आप चीनी बीमारी कहते हैं। इसको आप चीनिया बीमारी, इसको चीनिया बीमारी या फिर इसको कहा जाता है डायबिटीज। डायबिटीज रोग का नाम सुने होंगे आप सभी लोग। ये डायबिटीज रोग जो है, चीनिया बीमारी, ये किसकी कमी से होती है? तो इंसुलिन हार्मोन की कमी से। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज होती है, अर्थात चीनिया बीमारी होती है। तो आपका आंसर बनेगा कि इंसुलिन की कमी से जो है डायबिटीज अर्थात चीनिया बीमारी, या जिसे हिंदी में मधुमेह कहा जाता है। मधुमेह का नाम आपने सुना होगा, मधुमेह कहा जाता है। तो ये मधुमेह बीमारी जो है ये इसी इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है। और ये इंसुलिन हार्मोन प्राप्त कहां से होता है? तो डहेलिया प्लांट जो है, इस डहेलिया प्लांट के जड़ से आपको इंसुलिन प्राप्त होता है। किसकी जड़ से भाई? तो डहेलिया प्लांट की जड़ जो है इसी से आपको इंसुलिन प्राप्त होता है। रामानंद, रामानंद थोड़ा पानी।
चलिए, तो यहां से मेरे दोस्त ये क्लियर हो गया कि इसकी जड़ों से प्राप्त होता है और इसकी कमी से कौन सी बीमारियां होती है, तो आपका डायबिटीज अर्थात मधुमेह बीमारी होती है। और ध्यान देना है, ये इंसुलिन हार्मोन निकलता किससे है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, तो याद रखिएगा ये आपको अग्नाशय के बीटा सेल से, ध्यान रखना है, अग्नाशय जो आपका है यानी जिसको आप पेनक्रियाज कहते हैं, इस पेनक्रियाज के बीटा सेल से इंसुलिन हार्मोन निकलती है और यह हार्मोन की कमी से ही डायबिटीज होता है। ध्यान रखना इस बात को, क्योंकि जब इसकी कमी होती है तो ब्लड में लगातार ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगती है और डायबिटीज का कारण होता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, इसको नोट करके अपने दिमाग में रखेंगे, वो है कि पूरे विश्व में सबसे अधिक डायबिटीज पेशेंट कहां है, तो नाम याद रखना, आपका देश जो भारत है, यहां पूरे विश्व में सबसे अधिक डायबिटीज पेशेंट है। कहां पर भाई, भारत में। इसलिए भारत को क्या कहा जाता है, तो इसलिए भारत को कहा जाता है मधुमेह देश की राजधानी। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मधुमेह देश की राजधानी के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा, मधुमेह देश की राजधानी के नाम से, मोबाइल ले दे, मधुमेह देश की राजधानी के नाम से आपका कौन जाना जाता है, तो आपको भारत को कहा जाता है। क्लियर बाबू, एकदम अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए सभी लोग। गर्मी का मौसम आ गया, पानी उनी पीते रहिए आप लोग। क्लियर हो गया बाबू, कोई कंफ्यूजन? चलिए, एकदम इसी तरह से लगातार आप लोग बने रहेंगे और शेयर भी करते जाएंगे। यदि आपको दिल करे तो आप शेयर जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए, थोड़ा कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक, एक एक कमेंट ना जाने लाखों बच्चे को इसके लिए इंस्पायर करेगा और हम आपके घर तक, हम आपके समाज की अंतिम पंक्ति तक जो है इस एजुकेशन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से पहुंच पाएंगे। तो आप जरूर जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग शेयर भी करें। अगला प्रश्न है कि जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण क्या है। अब ऑप्शन में है नग्न बीजांड, निषेचन की अनुपस्थिति, बीज की कमी और अपरिपक्वता, बीजों का गिरना। तो आपका जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण जो है वो आपका नग्न बीजांड है। यानी जिम्नोस्पर्म में क्या होता है, उसका बीज जो है वो नंगा रहता है, अर्थात नग्न रहता है, इसलिए जो है फलों के निर्माण में जो है ये कमी का कारण बनता है। तो आपका आंसर हो जाएगा चूंकि निषेचन उसमें होती है, आपको बीज की कमी नहीं हो बल्कि नग्न बीजांड होते हैं। क्लियर बाबू? अगला है कि अर्धसूत्री विभाजन में युग्मन सिनेप्सिस कब होता है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। यदि अर्धसूत्री विभाजन की बात करेगा तो अर्धसूत्री विभाजन में यदि युग्मनज की बात करते हैं, यानी युग्मनज का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जोड़ा बनना। और जब जोड़े की बात करेगी तो याद रखना जाइगोटीन के दौरान जो है इसमें जोड़ा बनता है। क्योंकि जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, लेप्टोटीन, ये सब क्या है, ये सब आपको अर्धसूत्री विभाजन में जो आपका ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो होता है, इसी का ये पार्ट्स है। और उस पार्ट्स में जो आपका ये प्रोफेज होता है, इसी प्रोफेज 1 का ये पार्ट्स है। ये आपका प्रोफेज एक अवस्था होती है, किसका, तो आपका अर्धसूत्री विभाजन का। और ये जो आपका प्रोफेज 1 है, इसी के अंतर्गत आपका ये जाइगोटीन, डिप्लोटीन, पैकेटीन, लिप्लोटीन, ये सभी आते हैं और एक डाइकिनेसिस भी आता है। यानी आपका प्रोफेज 1 जो है इसको इन 5 भागों में क्या किया गया, डिवाइड किया गया है, जिसमें जाइगोटीन के दौरान क्या होता है, इसका एक जोड़ा बनता है, अर्थात इसका जो है एक पेयर बनता है। यदि डिप्लोटीन की बात करेंगे तो डिप्लोटीन में क्या होता है, ये आपको डिवाइड होता है। इसके अलावा आपका वो ये क्रोमोसोम जो होता है वो काफी डेवलप करता है। पैकेटीन का मतलब होता है वो दोनों पैक होकर अलग अलग हो जाता है। और लिप्टोटीन में जो होता है क्रोमेटिन की जाल जो है इस तरह से बहुत ज्यादा जो है वो लिप्टे श्रेणी में रहता है। तो आपका यहां से आंसर क्लियर हो गया। आपका आंसर क्या होगा, तो आपका आंसर जो मेरे दोस्त था वो आपका जाइगोटीन होगा। एकदम आप लोग आंसर भी कमेंट जरूर कीजिए। जो यदि आप आंसर जानते हैं तो आप आंसर जरूर कमेंट किया कीजिए। क्लियर भाई? चलिए, तो अगला प्रश्न है कि ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है कील के भार में बिना कोई परिवर्तन का, कील के भार में कमी के कारण, कील के भार में बढ़ते के साथ और कील भार एवं रंग के बिना कोई परिवर्तन का।
ऑक्साइड की बात करेगा तो कील के भार जब बढ़ेंगे, इसका मतलब है कि कील के ऊपर क्या होगा, कील का भार बढ़ेगा। यदि कील का भार अर्थात वे वजन की बात करता है, वजन यदि बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा कि आपका कील, कील बोले तो किसका कील भाई, लोहे का कील। इस लोहे के कील के ऊपर क्या होगा, आपका ऑक्साइड जो है, इस ऑक्साइड का अर्थात ऑक्सीजन का एक परत जमेगा, तभी जाकर कील का अर्थात लोहे का वजन बढ़ेगा। इसलिए आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। फिर यहां से सवाल आती है कि कील का जब वजन बढ़ेगा तो बताइए कील के वजन बढ़ने से अर्थात कील में जंग लगने से बताइए उसके आयु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो याद रखना है कि कील का यदि वजन बढ़ जाएगा, इसमें यदि लोहे में अर्थात कील में जंग लग जाएगा और इसके उम्र के बारे में पूछेगा, इसके एज के बारे में पूछेगा कि बताइए उसके उम्र पर अर्थात उसके एज पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप आंसर याद रखेंगे उसका एज जो है यानी उसका उम्र जो है वो घटता है। क्या होता है मेरे दोस्ता, उसका उम्र जो है घटने का काम करता है। तो क्लियर हो गया, यहां पर कील का भार बढ़ने के साथ क्या होगा, उस पर ऑक्साइड का लेयर जमेगा अर्थात ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड वो बनाएगा, जिस फिर जंग का फॉर्म में कन्वर्ट होगा और जंग लगेगा तो कील का आयु क्या हो जाएगा, उसका एज क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। और इसको जंग से बचाने के लिए उपाय क्या हो सकता है, तो इस उपाय में ध्यान रखेंगे हम कील के ऊपर क्या करते हैं, जस्ते का एक लेप चढ़ा देते हैं, जस्ते का कोटिंग कर देते हैं और उसको क्या करते हैं, जंग होने से हम लोग बचा लेते हैं। क्लियर बाबू, पक्का ना। चलते हैं हम लोग अगले क्लास क्वेश्चन पे। अभिक्रिया की दर कब बढ़ेगी, निकाय के दबाव बढ़ाएंगे। यदि रिएक्शन को बढ़ाना है तो निकाय के प्रेशर को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। दबाव बढ़ेगा तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, दबाव घटेगा तो अभिक्रिया की दर नॉर्मल हो जाएगी। तो आंसर होगा कि निकाय के दबाव बढ़ाने पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है। ध्यान देना है, यूरेनियम की बात करेगा, रेडियम की बात करेगा, थोरियम की बात करेगा। ये तीनों का तीनों जो है ये आपका रेडियोधर्मी अर्थात रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। ये आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की श्रेणी में आता है। ये तीनों का तीनों आता है। नहीं पूछ रहा था तो नहीं कौन सा है, तो आपका कैडमियम है। इसलिए आंसर क्या होगा, सीडी अर्थात कैडमियम। अब कैडमियम है क्या पता है, तो कैडमियम एक जो है धातु है। क्या है भाई, तो कैडमियम एक धातु है। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की श्रेणी में नहीं आता है। अब कहेंगे कैसे पता चलेगा सर, यूरेनियम, रेडियम, थोरियम ये सब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है, इसकी क्या पहचान है। तो याद रखिएगा, जिस एलिमेंट्स के विखंडन से अल्फा, बीटा और गामा रे निकलती है, इसके अलावे इससे अपार मात्रा में उष्मा का, ऊर्जा का, प्रकाश का उत्सर्जन होता है, ऐसे एलिमेंट्स को ही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है। जैसे बेरियम की बात करेगा, रेडियम की बात करेगा, पोलोनियम की बात करेगा, यूरेनियम की बात करेगा, थोरियम की बात करेगा, सीजियम की बात करेगा, फ्रांसियम की बात करेगा। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में आते हैं, क्योंकि इसका जब विखंडन होता है, जब टूटता है तो आपको क्या होता है, अपार मात्रा में उष्मा निकलती है, ऊर्जा निकलती है, अल्फा, बीटा, गामा रे निकलता है, अर्थात ये सब जो है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। फिर आप देखेंगे हमारे YouTube पे एक प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो रेडियो एक्टिविटी नाम का एक चैप्टर हम आपको पढ़ाए हैं। वहां क्लियर किए थे कि N/P का वैल्यू यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 1.5 होगा, अर्थात 1.5 से यदि वो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा तो वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होगा, यदि उससे छोटा हो जाएगा तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स नहीं होगा। तो इस तरह के रूल रेगुलेशंस आपको बताए थे, वहां से आप वीडियोज देखिए। आप हमारे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जब जाएंगे तो बहुत सारे एनसीईआरटी का, एससीईआरटी का ऑलरेडी सीरीज है, मैराथन है, टॉपिक वाइज क्लास है, पढ़ाया हुआ थ्योरी का क्लास है, जहां से आप काफी जो है साइंस में अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं। तो इन सारे कामों पर जो है आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, टाइम निकालकर प्लेलिस्ट से जाकर इन सारे चीज को भी आप लोग पढ़िए। क्लियर। अगला, एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच आकर्षण के अंतराण्विक बल को क्या कहा जाएगा, तो उसको ससंजक बल कहा जाता है, अर्थात कोहेसिव फोर्स। एक ही अणु के बीच का आकर्षण बल की बात करेगा तो उसको ससंजक बल कहा जाता है। जब एक M1 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट होगा और एक M2 द्रव्यमान का ऑब्जेक्ट होगा, इसके बीच अट्रैक्शन की बात करेगी तो इसको गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए आंसर आपका क्या होगा, ससंजक बल होगा। कोई कंफ्यूजन भाई। चलिए, जैविक परिरक्षकों में मुख्यतः क्या होगा, इथाइल अल्कोहल होगा, फॉर्मल्डिहाइड होगा, अमोनिया होगा और क्लोरीन होगा।
आप लोग जल्दी कमेंट करके इसका आंसर बताएंगे। जैविक परिरक्षक की बात करता है, अर्थात जिसमें जीव जो है वो सुरक्षित रहता है, उसकी बात करता है, तो आपका क्या होगा? क्लियर? आप लोग आंसर कमेंट जरूर कीजिए। जल्दी कमेंट करके बताएंगे कि आपका आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे आंसर ए, कुछ बच्चे भी इस टाइप का आंसर नहीं चलेंगे भाई, आप लोग आंसर जल्दी दीजिए। क्लियर? चलिए, तो आपका आंसर नहीं बता पाए, इथाइल अल्कोहल नहीं होगा भाई, इसका आंसर फॉर्मल्डिहाइड होगा। यानी जैविक परिरक्षक की बात करेगा तो आपका आंसर फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा। क्लियर? अगला विस्फोटक नाइट्रोग्लिसरीन है एक प्रकार का, वो एस्टर ग्रुप में आपका, ये नाइट्रोग्लिसरीन की बात करेंगे तो ये आपको एस्टर ग्रुप के अंतर्गत आता है। जैसे आपका नमक जो है ये आपका हाइलाइट ग्रुप के अंतर्गत आता है, और हाइड्रोकार्बन जो है ये इसमें आपका अल्केन, अल्किन, अल्काइन, ये कई भागों में डिवाइड किया गया है, ये आपको सब ऑर्गेनिक के पार्ट्स में आते हैं, ये आपका एस्टर के अंतर्गत आता है। अगला है टमाटर में कौन सा अम्ल होगा? तो ध्यान रखना है, ये टमाटर जो है इसमें आपका टार्टरिक, एसिटिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक, तो आपके टमाटर की बात करेगा तो टमाटर के रस में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, जिसका उपयोग आप रंग धब्बा वगैरह को मिटाने में करते हैं। यदि साइट्रिक एसिड की बात करेंगे तो याद रखना है, ये साइट्रिक एसिड जो है ये आपको विटामिन सी में पाया जाता है। एसिटिक एसिड जो है ये आपको सिरका, ये विटामिन सी का हो गया, ये आपका सिरका का हो गया, सिरका में पाया जाता है। और टार्टरिक की बात करेगा तो अंगूर जो है या इमली की बात करेगा, अंगूर की बात करेगा या इमली की बात करेगा तो उसमें कौन सा होगा? तो उसमें आपका टार्टरिक अम्ल होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर यहां पर आंसर ऑक्जेलिक हो गया। अगला, प्रयोगशाला में उपकरण बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो प्रयोगशाला में उपकरण जो बनते हैं ये आपका पैरेक्स कांच का बनता है। चश्मे आपके ऑप्टिकल कांच का बनता है नहीं। यदि ट्यूबलाइट की बात किया जाए, यानी आप ट्यूबलाइट जो यूज करते हैं, ये ट्यूबलाइट किसका बना होता है? तो ये आपका सोडियम कांच का होता है। और आपका जितना भी बुलेट प्रूफ जैकेट होता है वो आपके सेफ्टी कांच के बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लोग इसको शेयर जरूर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।